हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमें यही देखना है कि जो राजपूत राजवंश रहती हैं इनकी समाप्ति कैसे हो जाती है। आप देखेंगे कि 700 ईस्वी से इनका शासनकाल चलते रहता है और आप देखेंगे कि यहाँ पे 1100 मतलब कि समझिए 94 तक जब चंदावर का युद्ध होता है, उसके बाद जयचंद भी हार जाता है, तब तक राजपूतों का ही शासनकाल चलते रहता है। तो फिर मतलब इतने बड़े साम्राज्य का, चाहे जो भारतीय कॉन्टिनेंट पे ये राज करते रहते हैं राजपूत, इनका समाप्ति क्यों हो जाता है ओवरऑल हम देखेंगे इसमें, और क्यों फिर मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है ये इसमें मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और इसमें मैं आपको पहले तो एक बार ओवरऑल जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में बताऊंगा, कितने वंश चलेंगे और उसमें कौन कौन से शासक आएंगे ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर इसमें मैप भी आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे एक्सटेंड होता है। और फिर हम इसको देखेंगे एक एक जो राजवंश है और फिर उसके जो शासक होंगे उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अब हम देख लेते हैं अपने डिक्लाइन ऑफ राजपूत के बारे में। तो समझिए कि मतलब राजपूत उस टाइम की सबसे मतलब लड़ाकू ट्राइब थी। जैसे कि आप टर्की ट्राइब को देखेंगे तो टर्की ट्राइब भी आप देखेंगे यहाँ पे रहती है। यहाँ पे जो चीन वाला इलाका है तो उसके उत्तर पश्चिमी इलाके में टर्की ट्राइब रहती है और फिर इनका इस्लामीकरण होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर इनका आक्रमण यहाँ पे शुरू होता है। और फिर यहाँ पे राजपूत भी देखेंगे तो यहाँ पे लड़ाकू क्लैन यहाँ पे रहते हैं, समझिए मतलब राजस्थान वाले इलाकों में। और फिर वहीं पे चौहान वंश मतलब समझिए हैं, और वहीं से फिर युद्ध शुरू होगा दोनों ट्राइब में, और दोनों लड़ाकू ही रहते हैं और राजपूत बहुत ही वीर रहते हैं। तो ये जो टर्की आते हैं तो समझिए इनको तो साम दंड कुछ भी मतलब हो उसमें इनको जीतना है, बस युद्ध से मतलब रहता है। लेकिन जो राजपूत रहते हैं तो वो मतलब बहुत ही युद्ध बैटल में नैतिकता का पालन करते हैं। जो चीजें युद्ध में होनी चाहिए वही चीजें फॉलो करते हैं। बाद में देखेंगे कि जो मोहम्मद गौरी रहता है वो रात में आक्रमण कर देता है। रात में आक्रमण करके इनके बहुत सारे सैनिकों को, चौहान के जो सैनिक रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के, तो उनको मरवा देता है। तो ये सब ये लोग करते हैं, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस टाइम की मतलब विश्व के सबसे लड़ाकू जनजाति थी ये जो राजपूत थे। और पहले था कि देखिए राजपूत जो राजवंश था तो ये गुर्जर प्रतिहार थे। ये पूरी तरह से यहाँ उत्तर भारत में आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों का यहाँ पे शासन था। और यही गुर्जर प्रतिहार जब टूटते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तोमर दिल्ली वाले इलाकों में रहते हैं, चौहान इस इलाकों में रहते हैं, राजस्थान वाला, और ये कुछ MP वाला भी थोड़ा इलाका आता है। उसके बाद देखेंगे कि परमार रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार ये छोटे हो गए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझिए सोलंकी का शासन रहता है। सोलंकी चालुक्य भी बोलते हैं इनको, ये रहता है। और यहाँ पे कालचूरी रहते हैं, यहाँ पे गढ़वाल रहते हैं, और ये चंदेला रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे आप देखिएगा चालुक्य का शासन रहता है, चालुक्य, उसके बाद राष्ट्रकूट, ये सब भी रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब समाप्त हो गए रहते हैं। और यहाँ पे पाला एम्पायर रहता है, राष्ट्रकूट यहाँ पे रहता है, जो कि गुर्जर प्रतिहार जब रहते हैं तो यहाँ पे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। पाल एम्पायर, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ से राष्ट्रकूट एम्पायर, क्योंकि जो कन्नौज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम का शहर था। जैसे आप दिल्ली को देखते हैं वैसे ही शहर था कन्नौज, बहुत ही मतलब अमीर शहर था। और इधर ट्रेड के लिए जाना है तो गुर्जर प्रतिहार को इधर से ही जाना है तो ये जरूरी था इनके लिए। और फिर जो ये पाला एम्पायर थे इधर जाना था तो इनके लिए जरूरी था। और जो ये राष्ट्रकूट थे इनके लिए भी जरूरी था, क्योंकि ये दोनों मिले ना तो बीच में ये ब्लॉकेज करने के लिए इनको, पाला एम्पायर और गुर्जर प्रतिहार के बीच में राष्ट्रकूटों के लिए। तो वो मैं बताऊंगा आपको एंशिएंट इंडिया में, वो हम देखेंगे चीज़ें। तो अब हम देख लेते हैं डिक्लाइन ऑफ राजपूत का जो भी पॉइंट है ये आपको पता चल जाएगा। तो पहला है कि राजपूतों के जो छोटे छोटे कई आप देखेंगे कि राज्य थे और ये आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया तो ये गढ़वाल, तोमर, परमार, सोलंकी मतलब चौहान जो भी थे ये आपस में लड़ते रहते थे। तो पहले जब गुर्जर प्रतिहार थे तो मतलब कोई भी जो बाहरी आक्रमण है उनका हिम्मत नहीं हुआ कि इस इलाकों से आप देखेंगे कि ये लोग आक्रमण कर दे। लेकिन जैसे ये गुर्जर प्रतिहार टूटता है फिर इसके जो सामंत रहते हैं ये छोटे छोटे राजवंश की स्थापना कर देते हैं। तो फिर ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, सभी अपने बाउंड्री का विस्तार करना चाहते हैं। तो वही चीज़ें मतलब ये बोला जाता है आपस में एकता नहीं थी। तो एकता नहीं थी ये समझिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन एकता कैसे रहेगी? ये सब अपने आप में एक देश थे, तो अभी देश की भावना किसी में नहीं है। ये जो इनका छोटा छोटा इलाका है ये इन्हीं का देश है, और देश है तो फिर उसमें एकता की कोई भावना है ही नहीं। तो पहले ऐसा एकता नहीं था जैसा कि आप बात कर रहे हैं। पहले ये अपने आप में देश मानते थे। जैसे कि आप देखेंगे तो ये जो आज इलाका आप देखेंगे तो अफगानिस्तान अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, ईरान अलग देश है, इराक अलग देश है, सऊदी अरब अलग देश है, लेकिन है तो ये मुस्लिम है। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि भारत से युद्ध छिड़े, तो अब ये भारत से पाकिस्तान का युद्ध छिड़े तो ये सब तो मदद नहीं करेंगे अफगानिस्तान, जो चाहे ईरान है, सऊदी अरब है, तो ये मदद नहीं करने वाले पाकिस्तान की। ये बात आपको समझना पड़ेगा। भले ही ये मुस्लिम है लेकिन मदद नहीं करेंगे। तो वही चीज़ें थी इस टाइम, जो भी थे ये अपने आप में एक कंट्री ही थे। ये बोला जाता है कि मतलब आपस में इन लोगों की एकता नहीं थी। तो एकता की बात ही नहीं है जब आपस में ये देशी हैं, तो ये बात थी। लेकिन अब ऐसा बोला जाता है तो
इसको आप समझ सकते हैं। तो ये है, और आपस में जब संघर्ष करते हैं आप, किसी भी मान लीजिए ये क्लैन छोटा ही क्लैन है लेकिन ये आपस में संघर्ष करता है, तो होगा क्या कि इकोनॉमिकली लॉस तो आपकी होगी ही, लोग मारे ही जाएंगे, सैनिक जो युद्ध लड़ेगा वो सैनिक भी मारा ही जाएगा। उसमें जितने भी योग्य सैनिक होते थे तो अब सेनापति दूसरे क्लैन के और सैनिक फिर भिड़ते थे, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे और समझिए इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता था इन लोगों को। पैसा तो था, समझिए भारतीय कॉन्टिनेंट पे जो भी राज किया उसके पास पैसा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लॉस तो होता था, इकोनॉमिकली लॉस होता था, जिससे कि आपको रिसोर्स झोंकना चाहिए था इधर से जो आक्रमण होता था उधर, लेकिन आप लोग अपने मतलब खुद में लड़के फिर सेना का वहाँ पे पावर जो है वो कम होते जा रहा था और आर्थिक जो है वो समझिए कि इकोनॉमिकली भी लॉस होते जा रहा था। इस वजह से भी माना जाता है कि राजपूत धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं। और फिर दूसरा आप देखेंगे कि राजकोष आपसी लड़ाई में नष्ट होता था। तो जैसे मैंने बताया कि अब आपसी लड़ाई होगी तो आपका तो राज्य कोष नष्ट होगा ही, और जो योग्य सेनापति हैं तो योग्य सेनापति आपको लगाना चाहिए इस इलाकों में लड़ने के लिए, जो कि आप गजनवी और फिर जो गोरी आक्रमण कर रहे हैं मतलब तुर्क और जो अरबी, यहाँ पे लगाना चाहिए आप लोगों को। लेकिन ये फिर जो आपके योग्य सेनापति हैं वो आपस में ही युद्ध करके मारे जा रहे हैं, इकोनॉमिकली लॉस हो ही रही है आप लोगों की, क्योंकि सेना जो है वो लड़ेगी, जब कोलेट्रल होगा तो वहाँ पे कोलेट्रल डैमेज भी होगा। जब देश की सैनिक वहाँ पे लड़ेगी, मतलब दो शासक हैं उनके सैनिक लड़ेंगे तो वहाँ पे सैनिक तो मरेंगे ही, ये लाजमी सी बात है, ये चीज़ें होती है। और फिर दूसरी बात ये इसमें है कि दान दक्षिणा के माध्यम से जो धन है वो समझिए जो धन था वो मंदिरों में एकत्रित होते जा रहा था। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ट्रेंड रहता है, जो भी आक्रमण करता है मतलब शासक वो सीधे मंदिर पे अटैक करता है। क्यों मंदिर पे अटैक करता है? क्योंकि आपको पता है कि मंदिरों में इतना पैसा होता था, जैसे आज भी है हमारे यहाँ पे। तो आज देखेंगे तिरुपति बालाजी अभी गणना मतलब उसके संपत्ति की लगाई गई है तो 2 लाख करोड़ की संपत्ति है उसके पास। तो 2 लाख करोड़ समझिए अपने आप में बहुत बड़ा रकम है। 4 लाख करोड़ तो हमारा पूरा देखेंगे कि रक्षा बजट है, 2 लाख करोड़ समझिए एक मंदिर के पास पैसा है। तो उस टाइम भी इतना ही पैसा होता था, जो बड़ी बड़ी मंदिर होती थी। सोमनाथ पे आप देखेंगे कि बार बार आक्रमण किया जाता था, सोमनाथ मंदिर में बहुत पैसा था। और जब ये सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी लूट के ले जाता है तो वो तो पागल हो जाता है, इतना धन उसको मिलता है कि आखिर में मैं करूँ क्या इस धन को। ऐसा बोला जाता है कि कितना 300-400 ऊँटों पे लाद के ले जाया जाता है उस पैसे को। तो ये होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों को संपत्ति मिलती है। दान दक्षिणा जो मंदिर में जाता है उससे फिर मंदिर पे आक्रमण करते हैं। और ये दान दक्षिणा कहाँ जानी चाहिए थी? आपको सेना में खर्च करनी चाहिए थी, सेना को मॉडर्नाइज करना चाहिए था। अच्छे अच्छे जो घोड़े थे वो अरब से मंगाना चाहिए था, अरब से मंगा के मतलब सैनिक में घोड़े देना चाहिए था, जो कि घोड़े के ही दम पे देखेंगे कि अरबी और तुर्की फिर आते हैं, आक्रमण करते हैं, वो सक्सेस होते हैं क्योंकि उनके जो घोड़े थे वो फास्ट भागते थे। और फिर वहाँ पे होता क्या था कि फास्ट भाग के जो स्लो मूविंग सेना रहती है राजपूतों की, हाथी गज सेना ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सेना रहते हैं, लेकिन स्पीड नहीं रहती है सेना में। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि वो लोग अरबी जब आएंगे और तुर्की जब घोड़े लेके आएंगे तो वो मतलब पलक झपकते उनकी सेना एक जगह से दूसरे जगह चली जाती थी, तो फिर ये लोग पीछा नहीं कर पाते थे और फिर वो लोग मतलब कि घेर के अटैक करते थे यहाँ पे। ये चीज़ें थी। तो जितना भी ये पैसा लगा था उसको सेना में खर्च करना चाहिए था और भी मतलब सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहिए था। ये चीज़ें थी यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये कारण रहता है। और अगला जो कारण रहता है वो देखेंगे सामंती व्यवस्था रहती है और वास्तविक जो शक्ति रहती है वो सामंत के हाथों में रहती है, तो इससे भी मतलब डैमेज होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये साम्राज्य है, ये सेंटर है और फिर छोटे छोटे इलाकों में इसको बांट दिया गया है शासन चलाने के लिए। और ये यहाँ पे किसको बैठाया गया है? ये सामंत है, सामंत को यहाँ पे बैठाया गया। और इनको क्या करना है कि सैनिकों को मेंटेन करना है यहाँ पे कुछ सैनिक को, और फिर यहाँ से पैसे टैक्स वसूल के इनको मेंटेन करना है और जो पैसा बचे फिर इनको यहाँ पे सेंटर को देना है। तो ये चीज़ें रहती हैं और सैनिकों को अब मेंटेन करना है। तो ये रहता है अपना, ये कुछ सैनिक मेंटेन करते हैं सभी और फिर युद्ध में ये लोग अपना सैनिक ले जाके सेंटर को देते हैं और फिर युद्ध होती है। तो यही व्यवस्था रहती है। और सामंती व्यवस्था में समझिए मतलब कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये सामंत और ये सामंत में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा कि कौन सा सैनिक क्या करेगा। सैनिकों में मतलब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो फिर वो युद्ध में आपको पता चलेगा। और दूसरा बात है कि ये सामंत अपने आप में ही मतलब समझिए कि हमेशा चक्कर में रहते हैं कि हम ही मतलब पूरी तरह से पावरफुल बन जाए और पूरे तरह से इसको राज्य को कंट्रोल करें। और ये लोग आपस में ही भिड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में मतलब कि सेंटर के प्रति लोयल नहीं रहता है। और जो सैनिक भी रहता है तो वो सामंत के प्रति रहता है। और कभी कभी देखते हैं कि सामंत जो रहता है वो किसी अलग शासक से मिल गया
युद्ध में तो आपके साथ खड़ा है, लेकिन वो युद्ध समझिए कि इसके तरफ से कर रहा है, ये चीज़ें चलती थी। तो सामंती व्यवस्था से मतलब बिल्कुल सैनिक जो था ये कमज़ोर था। और यही सब सीख के हम देखेंगे कि आज जो है हमारा सैनिक व्यवस्था, तो आप आज देखेंगे कि सेंटर के हाथ में बिल्कुल सैलरी भी सेंटर देगी, सब कुछ सेंटर करेगी, उसमें कुछ भी ये नहीं होगा कि हमारे जो स्टेट हैं वो सैनिक रखेंगे। तो ये सब व्यवस्था हम कैसे सीखे हैं, फिर हिस्ट्री से ही सीख के लागू करते हैं। तो ये व्यवस्था थी यहाँ पे, सामंती व्यवस्था के ये दोस्त थे। और फिर बाद में आप देखेंगे मतलब दिल्ली सल्तनत में भी आएगी तो इक्तदारी व्यवस्था, ये सामंती व्यवस्था का ही एक्सटेंड वर्जन है। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ सुधार करके जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर आएगा वो लागू करेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। और सेना तथा सैनिक संगठन में उत्तरदायी नहीं थे, तो जो सेना में ही मेनली आपको सेना में ही देखना है। अब युद्ध हारा तो कोई सेना के वजह से ही हारता है, लेकिन और भी कारण उसमें रहते हैं, लेकिन मेनली आपको सेना के बारे में देखना है। तो सेना में अब था कि जो गज सेना थी, हाथी सेना थी, युद्ध में हाथी जो थे ये बिगड़ जाते थे, जब जैसे तीर वीर लगा उनको, भाले जो थे वो लगता था तो सैनिक बिगड़ जाते थे। जैसे कि बाबर आएगा तो आप देखेंगे जब वो तोप को चलाना शुरू करता है, बारूद का जो तोप रहता है, तो फिर इनका जो हाथी वाली सेना रहती है वो समझिए कि पीछे मुड़ के बिगड़ जाती है, मतलब वो बारूद का आवाज़ सुन के जो कि ब्लास्ट होता है। और जो इसका सैनिक रहता है इब्राहिम लोदी का, फिर वहाँ पे हारना पड़ता है इन लोगों को, ये रहता है। और यहाँ पे यही चीज़ होती है, बार बार सेना मतलब हाथी रहती है वो बिगड़ जाती है और फिर सैनिकों को उससे नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात ये आप देखेंगे कि इसमें विशेष प्रकार के सैनिक नहीं रखते हैं लोग। और सैनिक का काम आप देखेंगे कि सेनापति का काम कौन करता था, राजा ही करता था। जो अब मान लीजिए चौहान है तो वही सेनापति का भी काम करते थे, युद्ध में वही उतरेंगे और लड़ाई करेंगे। लेकिन अब देखेंगे जब मोहम्मद गजनवी आता है तो उसके बहुत सारे सेनापति रहते हैं। और फिर आप देखेंगे मोहम्मद गोरी आता है तो उसके कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद बख्तियार खिलजी, बहुत मतलब उसके सेनापति रहते हैं, कुबाचा, बहुत तरह के मतलब सेनापति रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी सेनापति का नाम नहीं सुनेंगे राजपूतों में। सेनापति का काम समझिए कि मेनली काम करता है वो वहाँ पे जो राजा रहता है वही काम करता है, इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, सेनापति नहीं रहते हैं। और दूसरी बात है कि अब राजा सेनापति का काम करेगा। एक बार राजा मतलब समझिए कि युद्ध में अगर उसको कुछ हो गया या फिर घायल हो गया तो वहाँ पे सेना में हड़कंप मच जाता था, हड़कंप मचता था तो फिर वहाँ पे सेना को पकड़ के मतलब कत्लेआम कर दिया जाता था, ये चीज़ें चलती थी। और दूसरी बात ये है कि विशेष प्रकार के सैनिक नहीं रखे थे, जो कि आप स्पेशल फोर्स देखेंगे। आज भी हमारे सैनिक बहुत तरह के स्पेशल फोर्स हैं, पारा SF कमांडो, कोबरा कमांडो, मरीन कमांडो, बहुत तरह के कमांडो हैं, लेकिन ये सब व्यवस्था नहीं थी। और ये सब कमांडो कब उतारा जाता है, जब हमें लगता है कि युद्ध में अब हमारी हार है, तो ये सेना वो लोग रखे थे जो मुस्लिम थे, वो उस स्पेशल फोर्स को तभी उतारते थे समझिए कि जब उनकी हार पक्की होती थी, तब उतार के फिर वहाँ पे युद्ध वो पक्का जिता के ले जाते थे वहाँ पे, ये चीज़ें चलती थी। लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेशल सेना थी नहीं, स्पेशल सेना तो अलग की बात है, कम्युनिकेशन गैप ही इतना था सेना में कि मत बोली। और हम जो थे वो परंपरागत युद्ध का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पूरी तरह से हम अपने सेना को एक लाइन में ऐसे खड़े कर दिए, यहाँ पे हाथी आगे रहेगी, घोड़े रहेंगे, यहाँ पे तीर कमान वाले बीच में रहेंगे, ऐसे था मतलब एक ही जगह सैनिक को। लेकिन वो क्या करते थे कि कुछ सैनिक को पहले भेज दिए इधर से, कुछ सैनिक को छिपा दिए इधर में, कुछ सैनिक को वो पीछे से भेज दिए हैं छिपा के। और यहाँ पे छोटी सेना आपको दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे मतलब बड़ी सेना से वो थोड़ी ही जीत सकते हैं। जब युद्ध होने लगता है तो भाग जाते हैं, फिर यहाँ से जब आप आगे बढ़ रहे हैं उसको फिर पीछा करते हुए, तो इनकी सेना पीछे से अटैक कर दे, इधर से कर दे, इधर से कर दे, और ये भी सेना जो आगे भाग रही है वो मुड़ के फिर अटैक कर दे, और फिर सेना में अफरा तफरी मच जाता था, और मच जाता था तो फिर वहाँ पे हरा देते थे लोग। ऐसी व्यवस्था चलती थी वहाँ पे, ये थी। और अगला जो कारण है आप देखेंगे कि राजपूत जो थे ये धर्म युद्ध करते थे, भागते हुए शत्रुओं का पीछा नहीं करते थे, फिर शरण में आए जो अभिवादन करना, घायल शत्रुओं को मारना नहीं, मतलब ये इस तरफ के मतलब पूरी तरह से नैतिकता से युद्ध करते थे, जो कि अरबी तुर्की ऐसा कुछ नहीं करते थे। अब ये जो बोलेंगे रात को हम युद्ध नहीं करेंगे सूर्य डूबने के बाद, जैसा कि आप महाभारत में भी देखेंगे कि एक बार जब सूर्य डूबता है उसके बाद युद्ध नहीं किया जा सकता, वो सब चीज़ें हमारे परंपरा में चली आ रही थी। और फिर ये जो शत्रु थे तो मोहम्मद गोरी था, उसको पहले युद्ध में मार देना चाहिए था, नहीं तो फिर इतिहास मतलब जो रहता वो दूसरा ही रहता। लेकिन फिर ये उसको चले जाने देते हैं, जो शरण में आ जाता है लोग उसको ये लोग छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे मार देना चाहिए जो भी शरण में है। घायल जो शत्रु रहता है उसका फिर ये लोग इलाज भी कराते हैं वहाँ पे, सैनिकों को उठा के जो उसके सैनिक रहते हैं, पूरी तरह से नैतिकता के साथ ये लोग युद्ध करते हैं। और युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना अपना मतलब सौभाग्य माना जाता है वहाँ पे, कि ऐसा कहानी रहता है कि 17 साल 18 साल से ज़्यादा उम्र तक फिर राजपूत को जीना ही क्या जीना वो रहता है, ये कुछ रहता है। लेकिन उन लोगों का ये मोटिव नहीं रहता, उन लोगों का रहता है कि हमें बस युद्ध जीतना है, कैसे भी जीतना है। और यहाँ पे राजपूत आप देखेंगे निहत्था जब हो जाएगा सैनिक तो उस पर वार नहीं करेंगे, युद्ध से भागेंगे नहीं, कायरता नहीं दिखाएंगे, छल कपट नहीं करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ों को मतलब भूल के बस उनका एक ही मोटिव रहता है कि युद्ध हमें
जीतना ही है कैसे भी अब। और राजपूतों का युद्ध देखेंगे मतलब युद्ध के मैदान तक होता था, लेकिन जब वो युद्ध जीतते थे तो औरतों के साथ वहाँ पे गलत व्यवहार करना, सैनिकों को मरवाना, बच्चों को कटवाना, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन राजपूतों में ये सब चीज़ें नहीं थी वहाँ, और वो धार्मिक जोश से अपने भरे हुए ही थे। मतलब धर्म फैलाना है, इतना इस्लाम को धार्मिक जोश से ही फैलाया जाता है। यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बहुत सारी देवी देवताएं रहती है और मंदिरें रहती हैं, तो उससे वो लोग चिढ़ते थे और वो लोग बस एक अल्लाह को मानते थे और एक अल्लाह के ही नाम पे होता था। सभी धार्मिक जोश से परे होते थे। उनको मतलब लगता था अगर हम शहीद हुए तो वो अल्लाह के लिए शहीद होगा धर्म फैलाने में। और जो खम्स के तहत उनको पैसा बांटा जाता था, तो 80% जो भी धन लूटा जाता था तो वो सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो पैसा भी मिल रहा है, अगर आप शहीद भी हुए तो कोई गलत नहीं है उसमें, आप अल्लाह के लिए शहीद हो गए। ये चीज़ें दो लेके आते हैं, मतलब दोनों तरफ उनको ये बताया जाता है दोनों तरफ ही तुम्हारी जीत है। ये राजा जो रहता है अपना मोटिव को फुलफिल करने के लिए सैनिकों में ये सब चीज़ें भरता है। और इसमें आप देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रभाव रहता है हमारे पे। अहिंसावादी हो चुका रहता है समाज सिद्धांत, जैसा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसी का प्रभाव धीरे धीरे देखते हैं कि अशोक पे बढ़ता है। और अशोक के बाद ऐसा कोई भी शासक ही नहीं आता है जो कि सैनिक को मेंटेन रख सके, मतलब पूरी तरह से अहिंसावादी में चले जाते हैं। तो शासक को अहिंसावादी नहीं बनना है, जो भी राजा रहेगा वो अहिंसावादी बनेगा तो फिर समझिए कि वहाँ पे साम्राज्य डिक्लाइन होगा। अब एक आप अहिंसावादी बन रहे हैं और पूरी तरह से देख रहे हैं दुनिया में साम्राज्य विस्तार हो रहा है, तो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हमने आज़ादी के बाद आप देखें कि मतलब सैनिक वैनिक पे उतना ध्यान नहीं दिया। हम सोचे अब हमें युद्ध करना है, किससे है, युद्ध नहीं करना। उसके बाद देखते हैं कि चाइना अटैक कर देता है और वहाँ पे हमें हारना पड़ता है। यही सब चीज़ें थी, हमने सोचा ही नहीं कि युद्ध हो सकता है। वही चीज़ें इस टाइम भी थी हमारे ऊपर, मतलब बौद्ध धर्म जैन धर्म, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था समाज पे। और इसी के वजह से आप देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य रहता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। उसी टाइम आप देखेंगे बौद्ध धर्म जैन धर्म को इतना बढ़ावा दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से जो पब्लिक रहती है अहिंसावादी हो जाती है। वहाँ पे तो आप देख रहे हैं राजा भी अहिंसावादी हो जा रहा है, तो इस वजह से फिर वहाँ पे इतना बड़ा साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। और ये प्रभाव हमारे मतलब समाज में थी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं अहिंसा का पालन करते हैं। जो शासक भी रहते हैं अहिंसा का पालन करते हैं। जो भी क्षमा मांगता है, चाहे वो कितना भी आपका नुकसान पहुंचा चुका हो, हम उसको क्षमा कर देते थे। ये सब चीज़ें समाज पे थी प्रभाव। और सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बहुत ही मतलब कि उत्तम किस्म के जो थे ये सेना नायक थे। मतलब इनका नाम आप देखिएगा, और ये सेना नायक थे और हमेशा युद्ध में लगे रहते थे, कंटिन्यू युद्ध करते थे। हार भी गए तो भाग गए, भाग के फिर से आए, और यहाँ पे राजा को ही युद्ध करना होता था। इतना सारे आप देख रहे हैं सेनापति, सेना नायक का नाम सुन रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि राजपूतों में किसका नाम सुन रहे हैं आप? एक ही नाम अभी आपको सुनने को मिलता होगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है। तो यही युद्ध करते हैं, यही टक्कर ले पाते हैं, सबसे वीर ये रहते हैं। और ये लोग यहाँ पे मतलब उत्तम किस्म के सेना नायक रहते हैं, और ये धर्म युद्ध के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भी एक कारण रहता है जिसमें कि राजपूतों का डिक्लाइन होता है। और दूसरा है आम जनता राजनीतिक विषयों में उदासीन रहती थी, तो आम जनता को कोई मतलब ही नहीं था। अब समानता ही नहीं थी, असमानता बहुत अधिक थी, लोगों को लगाव ही नहीं था। जब तक समानता नहीं दीजिएगा लोगों को, फिर वहाँ पे सभी लोग सैनिक में भर्ती नहीं हो सकते हैं, तो फिर सैनिक वहाँ पे मजबूत कैसे हो गया? वैसा नहीं है कि एक आप जाति से बिलोंग करते हैं तभी आप मतलब कि उत्तम किस्म के लोग बन सकते हैं या फिर वीर बन सकते हैं, ये सब थी। और इस वजह से जो था ये भेदभाव ज़्यादा था, तो हमेशा राजपूत को ही लड़ना है। और पूरी जो जनता होती थी उसको मतलब कि बैटल के मैदान से, मतलब जैसे आप पिच पे मैच देख रहे हैं, तो मैच देख रहे हैं तो जो 10 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी गए हैं पिच पे, वही डिसाइड करते हैं कि हारना है कि जीतना है, वही चीज़ें थी। और फिर उससे क्या होगा, 11 खिलाड़ी जो जीत रहे हैं उससे जो जनता है वो खुशी होगी या दुखी होगी? युद्ध अगर जीतती है तो जनता खुशी होगी, और युद्ध हारती है तो जनता दुखी होगी। यही चीज़ें उस टाइम तक युद्ध बैटल में बस राजपूत लड़ते थे, और उसके बाद पूरी तरह से जो जनता होती थी उस क्लैन की, वो उसका फ्यूचर डिसाइड होता था। अगर हार जाती थी तो फिर उनको कटवाया जाता था, समझिए उनको मरवाया जाता था, और तो बच्चों के साथ दुष्कर्म किए जाते थे। ये सब चीज़ें होती थी। समाज मतलब कि बहुत दयनीय हालत हो जाती थी उनकी, उनको बस बाहर से देखना ही होता था। तो बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पे उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है जनता को। जनता फिर साथ में आती ही नहीं थी, जनता को फिर शासन में बुलाया ही नहीं जाता। वही सब चीज़ें हम फिर सीख के आज देख रहे हैं कि आज वो सब चीज़ों को हमने बंद किया है, और फिर सबको बराबर का अधिकार दिया गया। अब सैनिक में ये नहीं है कि बस राजपूत ही सैनिक जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है जो उसके काबिल। ये सब चीज़ें थी जिससे कि समानता नहीं थी, इस वजह से भी फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है राजपूतों का। तो ये इतना कारण था जो आपने समझ लिया डिक्लाइन ऑफ राजपूत के बारे में, तो ये मैंने बता दिया। इस वजह से पूरी तरह उसके बाद देखेंगे डिक्लाइन ऑफ राजपूत। और यहाँ से फिर राजपूत यहाँ पे रहते हैं राजस्थान वाले इलाकों में,
मालवा वाले इलाकों में भी रहते हैं। उसके बाद बहुत दिनों तक तो संघर्ष चलते ही रहेगा। जब अंग्रेज आएंगे वहां तक संघर्ष चलते रहेगा, ऐसा नहीं है संघर्ष नहीं चलेगा, लेकिन मतलब शासन से ही इनको बाहर कर दिया जाता है, समझिए। अब ये राजस्थान वाले इलाकों में ही शासन करते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत भी बहुत बार जीतेगा, फिर ये लोग अपने आप को आज़ाद भी कर लेंगे, फिर मुग़ल भी जीतेंगे, और मुग़ल तो फिर अपने साथ ही अकबर रहता है वो मिला लेता है, फिर जाके अपना बाउंड्री को एक्सटेंड करता है, क्योंकि अकबर समझ जाता है कि बिना राजपूतों को मिलाए हम पूरी तरह से जो भारत है उस पर राज नहीं कर सकते हैं। और अकबर मिलाता है और समझिए पूरी तरह से राजपूत को, अब पूरी तरह से जो राजपूत रहते हैं इनको सारे इलाकों को जीत के देते हैं। जो प्रमुख देखेंगे सेनापति, इनके प्रमुख सेनापति राजपूत ही रहते हैं, और जहाँ भी इनको भेजा जाता है युद्ध के लिए वो जीत जीत के इलाकों को देते हैं। और फिर जो सम्मान भी रहता है वो देता है, फिर वैवाहिक संबंध भी बनाता है ताकि फिर भारतीयों के साथ घुला मिला जा सके। मतलब अपना भारतीकरण कराने का चाहता है कि मतलब लोग समझ सके कि ये उनका शासन है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा भारत जाके वहाँ पे मुगलों के टाइम। तो ये राजपूतों के वजह से ही मिलता है। तो जब राजपूतों को सम्मान देता है तो फिर राजपूत इनको अपना मतलब कि जो भी चीज़ें रहता है वो इनकी मदद करते हैं लोग, तो ये रहता है। तो ये आपने डिक्लाइन देख लिया।